इस कठिनाई के दौर में एक आप ही हो जो अपने बारे में सबसे अच्छा सोच सकते हो। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो दूसरे के सोचने या दूसरे के डीमोटिवेट करने से पहले अपने आप में एक बार ज़रूर सोचें कि मेरा इस सामने वाले व्यक्ति से क्या संबंध है। क्या वो मेरे को खाना देगा, क्या मेरे एग्ज़ाम निकलवाएगा, क्या मुझे वो फेल करवाएगा या क्या वो पास करवाएगा। उस इंसान से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके लाइब्रेरी में, आपके साथ में आपके घर वाले, यहाँ तक कि बड़े भाई, छोटे बहन, कोई भी ऐसा हो सकता है जो आपको डीमोटिवेट करे, बोले कह रहे तुमसे तो हो ही नहीं पाएगा, तुम क्या करोगे, इतना ज़्यादा कंपटीशन है, तुम कैसे करोगे, तुम्हारा तो इतना ही नंबर आ रहा है। बहुत सारे ऐसे भाई मिलेंगे जो तुमसे कहेंगे कह रहे यार क्या पढ़ रहा है तू, तो डेली मॉक टेस्ट लगा। मेरे से इतने सारे कमेंट आ रहे हैं कि भैया मुझे डीमोटिवेट कर देता है। मैं दूसरे का कमेंट सेक्शन देखता हूँ तो उससे डीमोटिवेट हो जाता हूँ। आपको किसी से भी डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ आपकी है, सिलेक्शन आपका है। वो बंदा सामने वाला तैयारी करके निकल जाएगा और आप इसी मोटिवेशन डीमोटिवेशन के चक्कर में फंसे रह जाएंगे। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के, मैं भाई होकर हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, मैं आपके फ्यूचर के लिए बता रहा हूँ, किसी से कुछ नहीं सुनना है। आपको जो टारगेट मिलता है उसे केवल कंप्लीट करो, शाम को घर आ जाओ। घर पे रहते हो, किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बस एग्ज़ाम डेट फोकस करो कि मेरा एग्ज़ाम डेट जो डेट है मैं उसमें अपना बेहतर करूंगा। आज मेरा 200 नंबर आ रहा है, आज मेरा 250 नंबर आ रहा है, आज मेरा 300 नंबर आ रहा है, लेकिन आज ही आ रहा है ना, वो मेरा कल तो आएगा नहीं। मैंने आज तो छोड़ने दी पढ़ाई। अगर आज ही एग्जाम हो जाता तब मैं फेल हो सकता था, लेकिन आज एग्जाम नहीं होने वाला है। अभी मेरे पास 30 दिन, 40 दिन या 60 दिन के करीब में मेरे पास समय है, और मैं अगर अब भी दम लगा के मेहनत करूं ना तो मैं आराम से इस परसेंटाइल को ऊपर ले जा सकता हूं। मैं कर सकता हूं, मैं ही कर सकता हूं। ये बात अपने दिमाग में रखिए, आप ही रखेंगे। किसी से भी डीमोटिवेट, में इतना ज़्यादा कमेंट आया, एक भाई एकदम रो करके वो मेरे से बोल रहा था कि भाई मेरे को सामने वाला डीमोटिवेट कर रहा है, कह रहा है टेस्ट नहीं लगाएगा तो ये हो जाएगा, टेस्ट नहीं लगाएगा तो वो हो जाएगा। किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। हाँ, टेस्ट लगाना जरूरी है, लेकिन किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। आप अपना टेस्ट लगाओ, अपने पास रखो, उसका एनालिसिस करो, देखो कि मेरे किस सब्जेक्ट में गलत हो गए। मान लेते हैं आपके परसेंटेज के क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो उस परसेंटेज की जनसंख्या के क्वेश्चन है, उस टॉपिक को जाकर के करो, 5, 7, 10 क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो। यदि आपके रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन नहीं आ रहे, उसके लिंक नहीं मिल पा रहे हैं, तो कोडिंग डिकोडिंग की क्लासेस एक देख लो। यदि आपके संविधान में मूल कर्तव्य या संघ या राजभाषा कुछ भी या आपातकाल किसी भी टॉपिक से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, केवल उस टॉपिक को देख लो। अगर आप 20 से 30 मॉक लगाओगे आराम से, हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट में पूरे क्वेश्चन होते हैं जरूर, 1-2 क्वेश्चन जरूरी छूट जाते हैं। और पॉलिटी और मूल विधि में लगभग आप कर ही कितना पाते हो, लगभग आप अधिक से अधिक खूब जंप मारोगे तो आप 60% कर पाओगे, 24 से 25 क्वेश्चन। और इस समय की मैं बात बता रहा हूँ, बाद में आप 30 क्वेश्चन तक कर सकते हैं, लेकिन आज की मैं बात बता रहा हूँ। तो उसके बाद जो 15 या 16 क्वेश्चन बच रहे हैं उनको तो आपको लिखना है, उनको आपको पढ़ना है, उनको आपको याद करना है, उनको आपको समझना है। ये सारी बात आप ध्यान से सुन लीजिए, गांठ बांध लीजिए, किसी से कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं है। अपना करना है, अपना देखना है और अपने हिसाब से तैयारी करना है। तो मैं स्वागत करना भूल गया। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होगे। और लास्ट में पॉलिटी और हिंदी के लिए मैंने क्लास कराई है, आप उसका PYQ है। आपको कुछ नहीं सोचना है कि PYQ में मैं नीचे आंसर भी दिखता रहेगा, लेकिन आपको नहीं देखना है, केवल आपको एक बार रिवीजन हो जाए पूरा PYQ। इसी वजह से मैं कार्यरत हूँ कि आपका पूरा रिवीजन हो जाए। ओरिजिनल PYQ जो UPSI में आए हैं, यूपी पुलिस में आए हैं, ओरिजिनल उनका आंसर एकदम ओरिजिनल वाला, वो केवल आपकी नज़र से एक बार गुजर जाए। खुदा न खास्ता, आप भी जानते हो प्रीवियस ईयर के 50% क्वेश्चन हूबहू पूछे जाते हैं, और इतना सारा प्रीवियस ईयर है कि उससे बाहर कुछ पूछे ही नहीं सकते। इतना भी आपको गारंटी देके मैं कह रहा हूँ, उससे बाहर कुछ पूछ ही नहीं सकते। उसमें डेटा चेंज कर सकते हैं, इधर का उधर कर सकते हैं, लेकिन टॉपिक कहाँ ले जाएंगे, वो तो उन्हीं से करेंगे ना। तो इसलिए कह रहा हूँ PYQ करना बहुत ज़रूरी है, और आप PYQ करो, सोचो नहीं, करो, करना ही पड़ेगा। ये बात मैं बता दे रहा हूँ। और मैं 2 सब्जेक्ट लेकर चल रहा हूँ, एक तो हिंदी और दूसरा पॉलिटी है, और दोनों के को आप बेहतर तरीके से कर सकते हो। केवल आप क्लास को देख लो, 2x पे कर लो, 3x पे कर लो, 8x पे कर लो, जिस पे आपका हो सकता है उस पे आप कर लो, लेकिन करके एक बार पूरा फुल वॉच कर लो। बीच में स्किप मत करो वीडियो को। एक भी क्वेश्चन अगर सामने से गुजर, क्योंकि उसके नीचे डिस्क्रिप्शन है, मैं डिस्क्रिप्शन पढ़ के भी सुनाता हूँ। अगर आप कोई काम कर रहे हो ना तो ईयरबड लगा करके अपना काम कर लो, लेकिन इस PYQ को पढ़ लो, क्योंकि मैं ऑप्शन के साथ करता हूँ, तो उसको जरूर देखा करो, जरूर किया करो। और ये जो शुरू में बातें बताता हूँ उसको सुना करो। और हाँ, एक बात हो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं देख रहा हूँ सब्सक्राइब, यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बहुत मेहनत करता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट, जय हिंद या कुछ भी, आप प्यारा सा कमेंट कर दो, और वीडियो को लाइक भी कर देना। कहना जरूरी होता है, भूल जाते हो आप लोग, भाई हो ना, तो कह ही सकता हूँ अपने भाई से।
और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, नीचे लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में डाला हूँ। वहाँ पे यूपीएसआई से रिलेटेड, चाहे पुलिस से, दिल्ली पुलिस से, चाहे आप बिहार के टीचर तक की हर एक पीडीएफ मैंने उस टेलीग्राम पे डाल दिए। 4000 लोग जुड़े हुए हैं वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ, सब कुछ फ्री है, एवरीथिंग इज फ्री। जो पेड क्लासेस का देते हैं ना वो भी मैंने फ्री में डाल दिया है। अब कोई देखेगा स्ट्राइक मार देगा, यही करेगा ना, मार दे, लेकिन यार जिसको जितना अवेलेबल करके डाउनलोड करके रख लोगे काम बन जाएगा मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो मैं अब टारगेट की तरफ दिखा देता हूँ कि आज टारगेट क्या मिला हुआ है ना। बातें सुन लिया करो थोड़ा सा, और चलो बताता हूँ। आज वैसे भी डे 14 है, और हाँ कल के लिए सॉरी, मैंने कल वाली वीडियो में बोल दिया था, लेकिन फिर भी कल के लिए सॉरी फिर से, थोड़ा सा लेट अपलोड किया था, लेकिन मैंने भेज दिया था। इसीलिए जब भी अगर मैं लेट करूँगा तो उसको टेलीग्राम पे भेज दूंगा। मैंने लगभग बना लिया है, तो टेलीग्राम पे मैं सेंड कर दूंगा, डोंट वरी, उसके बारे में आप ना सोचो, टेलीग्राम पे मैं प्रॉपर अच्छा से सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। और ये चलिए अब दिखा देता हूँ, और लास्ट में क्लास करके जाना, अभी दिखा देता हूँ। यूपीएसआई के टारगेट सीरीज़ में आज डे 45 है ना। अरे 45 डेज़ का टारगेट सीरीज चल रहा है, आज डे 14 है। और आप ध्यान से इस टारगेट को अगर कर लेते हो तो पक्का बता रहा हूँ सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा आपका, किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो कैलकुलेशन आपको करना है, कैलकुलेशन में 10 मल्टीप्लाई, 10 सब्सट्रैक्शन और फार्मूला की वीडियो जो है ना साहिल सर ने अपलोड की है, सर्च करना फार्मूला वीडियो साहिल सर, मिल जाएगी, वो अपलोड किए हुए हैं। वो एक बार रिवीजन कर दो, एक घंटा डेली बस देखा करो, बस उनको देख लिया करो, 1 घंटा कैसे भी करके देख लो बस। और स्क्वायर 50 तक के लिख लेना, 30 तक के लिख लेना। ये बार बार देता हूँ, ये लिखने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं डेली लिखता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई ये बहुत ज़रूरी है। जो आपका टाइम खा रहा है ना मल्टीप्लिकेशन में, यही वो कंप्लीट करेगा। और मैथ में आपको प्रतिशत करना है, प्रतिशत के आज डे 2 है, 80 क्वेश्चन कर लेना। और हाँ एक बात और मैथ में चेंज करने वाला हूँ, मैथ के टॉपिक बहुत ज़्यादा हैं, तो अब धीरे धीरे एक दिन में एक चैप्टर देने वाला हूँ मैं, है ना। कंप्लीट भी करना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए वो ध्यान से। और रीजनिंग में आपको कोडिंग डिकोडिंग करना है, कोडिंग डिकोडिंग आपको कंप्लीट करना है, आपको थ्योरी कंप्लीट कर लेना। और पॉलिटी में आपको नागरिकता कर लेनी है, वो जीएस रिव्यू चैनल पे है, वहाँ से कर लेना। सर ने एक वीडियो में करा के ख़त्म कर दिए, लेकिन आप क्योंकि अगर लिख भी रहे हो तो वहाँ से लिखोगे तो वीडियो को रोक करके लिख लेना, या फिर आपको पीडीएफ उनकी, अगर ये नहीं मिलेगी क्लास तो पीडीएफ उनके ऐप पे पड़ी हुई है, आप ऐप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, या फिर जीएस रिव्यू सर्च करोगे आप मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप परचेज कर सकते हो ऐप भी, और वहाँ से अरे वो मतलब पीडीएफ भी, और आराम से कर सकते हो। और मूल विधि में आपको घरेलू हिंसा अधिनियम का पार्ट नंबर 1 करना, ये तो वीडियो आप उन्होंने जीएस रिव्यू चैनल पर डाली है, अच्छे से नोट्स बना के डाली है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, जा करके आप देख लेना। और हाँ उनके वीडियो के नीचे जाके कमेंट करें, उनको भी पता चले कि मैं बता रहा हूँ और उनको जानकारी नहीं है, कम से कम ये भी तो पता चले कि शिवम लिख देना कि शिवम भाई थैंक यू, शिवम भाई उनके कमेंट में लिख देना थैंक यू, बता रहा हूँ, मजाक नहीं सीरियसली, उन्हें तो पता चले कि मैं बता रहा हूँ कम से कम। जैसे रोजगार विद अंकित वाले सर ने एक बार मेरी वीडियो देखी थी। और हिंदी लिंग वचन काल कारक ये कर लेना, आज लास्ट है ना। क्यों मैंने 4 दिन दिया था? क्योंकि लिंग भी था, एक दिन वचन था, एक दिन काल था, एक दिन कारक है। लेकिन एक बात याद रखना, वहाँ कारक है, उसके बाद वाच्य दूंगा। और साहित्य में आपको मोहन राकेश का कर लेना है, ये मैं वो शॉर्ट्स के माध्यम में अपलोड कर दूंगा। और हाँ पर्यायवाची करना है, आप 6 दिन पर्यायवाची को दे रहा हूँ। जितना भी आपकी वीडियो में अब जितना भी आपकी बुक में पर्यायवाची होगी, उस पर्यायवाची को 6 पार्ट में तोड़ देना, वहाँ पर ट्रिक लगा देना जी कि यहाँ से यहाँ तक पूरा है। मान लेते हैं कि आपके पर्यायवाची में मान लेते हैं 100 पर्यायवाची हैं, तो 100 पर्यायवाची में आपको कितना कर लेना है, आपको लगभग 16 पर्यायवाची के यहाँ टिक लगा लेना कि एक दिन में मैं 16 करूँगा, ठीक है ना। और आरडब्ल्यू की जो प्रैक्टिस सेट चल रही है मैथ और रीजनिंग हिंदी की, उसको कर लेना। उसकी तो पीडीएफ भी कहो तो मैं सेंड कर दूंगा, सारी पीडीएफ्स मैंने उनका डाउनलोड करके रखा है, कहोगे तो मैं उसको सेंड भी कर दूंगा, आप वहाँ से लगा सकते हो। तो ये रही टारगेट की वीडियो, और इसको कंप्लीट करो। और अभी जो मैंने कराया है ना, जाकर के अभी हिंदी देख लो, और हिंदी के बाद बोल विधि देख लेना, अरे पॉलिटी देख लेना, बहुत ज़रूरी है, उसको देख लेना। और हाँ एक बार वीडियो को लाइक कर दो इसी बात पर। मैं क्वेश्चन करा रहा था तो मुझे लगा कि मैंने लिंग वचन काल और कारक को करा दिया है, लेकिन मैंने अभी देखा कि मैंने इसको नहीं कराया है। मैं बीच में वर्णमाला के बाद मैं संज्ञा पे चला गया था, है ना। तो चलिए ये इस समय टॉपिक भी चल रहा है, इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी कर लेते हैं। और अगर मेरी आवाज़ ज़्यादा ही तेज जा रही है तो थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं, ठीक है। ओके चलिए बढ़िया है। लिंग की परिभाषा और उसके भेद से रिलेटेड करेंगे क्वेश्चन मैं बार बार कह रहा हूँ, नीचे आंसर दिख जाएगा, लेकिन आपको डायरेक्ट बस केवल मेरी बात सुननी है और उसका आंसर करना है, ठीक है ना। संज्ञा के उस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे लिंग कहते हैं। जिससे पुरुष जाति का और स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं, है ना। पुल्लिंग में क्या कह रहा है? राम कुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? वो माना है मुल्ला दाऊद को, ठीक है ना। ये जेल वार्डन के पेपर में आया था, एक बार पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है।
राम कुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक मुल्ला दाऊद को माना है। मुल्ला दाऊद की प्रसिद्ध रचना चंदायन हिंदी का प्रथम सूफी प्रेम काव्य माना जाता है। तो मुल्ला दाऊद की जो प्रसिद्ध रचना है चंदायन, ये इसको क्या माना जाता है? हिंदी का प्रथम सूफी प्रेम काव्य, ठीक है ना। और उनके कुछ सूफी काव्य धारा के कवि भी हैं, उनकी बात देख लीजिए। कुतुबन ने लिखा था मृगावली, असाइद ने लिखा था हंसावली और मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा था। पद्मावत के बारे में तो आप जानते हो, लेकिन कुतुबन, मृगावली, असाइद, हंसावली, ठीक है ना। और किसने कहा था? मुल्ला दाऊद ने क्या कहा था कि राम कुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक मुल्ला दाऊद को कहा था। ये बात याद रख लेना है। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द है ना। सम्राज्ञी का पुल्लिंग क्या होगा? सम्राट। सम्राट का सम्राज्ञी होता ही है, ठीक है ना। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। नायिका, लेखिका, वधू, धावक। तो जानते ही हो कि धावक जो है होगा हमारा ये पुल्लिंग शब्द होगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे और आप इस वीडियो को 1.5x पे भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तेज करके देख लो, बट हाँ देख लो जरूर। आचार्य का पुल्लिंग क्या होगा? आचार्य का पुल्लिंग क्या होगा? आचार्य का पुल्लिंग होगा आचार्य। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है? इसमें से पुल्लिंग कौन सा है? वचन है, प्यास लग जाती है, हानि हो गई है, बचत है मेरे पास, बचत हुई है, बचत हुई है, ठीक है ना। कौन सा पुल्लिंग है? गिलहरी तो आप जानते ही हो कि स्त्रीलिंग है। कोयल गाती है, मक्खी भिनभिनाती है और खटमल रहता है ना, खटमल पड़ जाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है? प्लेट, तलवार, कैमरा, पायल। पायल बाजती है, पायल की आवाज़ आ रही है। तलवार म्यान में रखी गई है, प्लेट टूट गई है ना, तो कैमरा टूट गया, तो कैमरा पुल्लिंग है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है? इसमें से कौन सा पुल्लिंग है? व्यय हमारा पुल्लिंग है। कह रहे यार आज बहुत खर्चा हो गया है ना, इसमें से खर्चा हो गया कहते हैं, व्यय हो गया। लेकिन लहर उठी, नहर में पानी, नहर उफान पे है, या फिर नहरें भरी हुई हैं, नहरें में पानी भरी हुई हैं, आय दुगुनी हो गई, ठीक है। कौन सा पुल्लिंग शब्द है? मूर्खता, कपट, सुंदरता, निद्रा। इनमें से कौन सी पुल्लिंग है? वो कपट ही है, वो कपट कर रहा है। मूर्खता, निद्रा, सुंदरता उसकी काफ़ी सुंदरता है उसकी, ऐसे ना, ये सब स्त्रीलिंग है। याद भी रख लो कि मूर्खता, निद्रा और सुंदरता ये स्त्रीलिंग है और कपट जो है वो पुल्लिंग है। कौन सा पुल्लिंग नहीं है? इसमें से कौन सा पुल्लिंग नहीं है? कविता, निबंध, उपन्यास, लेख। इनमें से कौन सा पुल्लिंग नहीं है? यानी कौन सी पुल्लिंग नहीं, यानी स्त्रीलिंग। निबंध स्त्रीलिंग है, लेख कविता गाई गई, तो आप जानते हो कविता क्या है हमारा, इस पुल्लिंग नहीं है, ठीक है। और ये बाकी सब पुल्लिंग है, जैसे निबंध, उपन्यास, लेख इत्यादि, ये सब के सब पुल्लिंग है। कौन सा पुल्लिंग है इसमें से? मेहनत, रंग लाई, है ना। आहार खाया जाता है, चाहत हुई उसको, रंगत लाई, ठीक है। ये तो आप जानते हो, मेहनत, रंगत एवं चाहत स्त्रीलिंग है। चाहत ना होती कुछ भी ना होता, मैं भी ना होती तू भी ना होता, गाना भी सुने होगे। पुल्लिंग शब्द नहीं, इसमें से कौन सा पुल्लिंग नहीं है? भीड़ जो है हमारे स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है। समूह में खड़े हुए थे, झुंड लगाकर थे, पूरा दल बल के साथ आया था, ठीक है ना। ये सब के सब जो होते हैं समूहवाचक संज्ञा होते हैं, और ये सब भीड़, कमेटी, सेना, सभा, कक्षा, ये सब के सब क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है? इसमें से कौन सा पुल्लिंग है? तो निधि मतलब खजाना, निधि क्या कर रही हो निधि, या फिर निधि तुम्हारे पास क्या है? दौलत, मेरे पास बहुत दौलत है, मैंने अपनी दौलत रखी हुई है, ठीक है ना। रकम, तुम्हारी रकम कितनी है, ठीक है ना। कोष भरा हुआ है, ठीक है, कोष, याद रखना ये बात। एक बात याद रखना, पुल्लिंग शब्द कौन कौन से होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लिख लेना, अभी वीडियो को रोक करके लिखो कि शरीर के अवयवों का नाम पुल्लिंग होता है। जो भी शरीर के अंग होते हैं ना उनको पुल्लिंग कहा जाता है, ठीक है। और रत्नों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। रत्नों के नाम को हीरा, मोती, ये सब पुल्लिंग होते हैं। धातुओं के नाम भी पुल्लिंग, जैसे तांबा, सोना, सीसा, ये सब पुल्लिंग होते हैं। अनाज के नाम पुल्लिंग, जौ, गेहूँ, चावल आदि। पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे पीपल, आम इत्यादि, है ना। ये बात, इसको स्क्रीनशॉट लेकर अभी लिख लो, ठीक है। किनके नाम अधिकतर पुल्लिंग में होते हैं? किनके नाम अधिकतर पुल्लिंग में किनके नाम होते हैं? दिनों के नाम पुल्लिंग। भाषाओं के, हिंदी भाषा है, ये फारसी भाषा, ये सब स्त्रीलिंग में ही होते हैं। नदियों के नाम जानते ही हो, तिथियों के नाम आप जानते ही हो कि ये सब स्त्रीलिंग में होते हैं। तो पुल्लिंग किसके होते हैं? दिनों के नाम अधिकतर पुल्लिंग में होते हैं। सामान्यतः पर्वतों के नाम, देशों के नाम, नक्षत्रों के नाम, द्रवों के नाम, फूलों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, पेड़ों के नाम, ये सब के सब किस में होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं। जबकि तिथियाँ, भाषाएँ और नदियाँ ये सब के सब स्त्रीलिंग में होती हैं। तो इस बात को बड़ी गौर से, बड़े ही ध्यान से याद रख लेना भाई, कि ये सब जो होते हैं ये सब उसमें आते हैं, ठीक बात है। इनमें से कौन सा पुल्लिंग है? तो पूरी तो जानते हो खाई जाती है ना, पूरी खाई जाती है, खीर बनाई गई है ना, रोटी सेकी गई, रोटी बनाई गई है। लेकिन धनिया जो होता है ना वो पुल्लिंग होता है, याद रखना। ये पुरुष जाति का बोध कराता है। ये बाकी सब तो पुल्लिंग है। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? तो विकास हुआ, प्रगति पर चल रही है, उन्नति हो रही है, वृद्धि हो गई है और विकास हुआ, ठीक है ना, याद रखो।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द है, इसमें से कौन सा, और एक बार जरूर यार लाइक जरूर कर देना कि कैसा लग रहा है क्लास, एक बार क्लास जरूर बताना कि क्लास कैसा लग रहा है, और किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है वो भी कमेंट करके जरूर बताया करो कि ये प्रॉब्लम है। और हाँ, मैं एक दिन बहुत खुश हुआ, मैं एक क्वेश्चन दिया था उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, यानी आप वीडियो को देखते हो ध्यान से, तभी तो आप उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट किए थे, ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि नहीं आप ध्यान से देख रहे हो, ठीक है। इनमें से कौन सा पुल्लिंग है, इनमें से कौन सा कष्ट होगा यार मेरे को, है ना, सेना नहीं, क्षमा नहीं, आशा नहीं, कष्ट होता है, ये पुल्लिंग है, ठीक है। इनमें से कौन सा पुल्लिंग है ना, घटना घटी, रीति, क्षमा दी जाती है, लेकिन क्षेत्र में विकास हुआ, क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र, ठीक है ना। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द है, दया तो भाई स्त्रीलिंग है, भाषा तो आपको बता ही दिया, माया में फंसी हुई है दुनिया, आभार जो होता है वो आपका पुल्लिंग शब्द है, वीरांगना, वीरांगना का पुल्लिंग क्या होता है, वीर, वीरांगना का वीर, ठीक है। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द है, इनमें से कौन सा पुल्लिंग है, यशस्वी भव, यशस्वी भव, यशस्वी, हथिनी तो आप जानते हो स्त्रीलिंग है, आँख भर आई मेरी तो आपको देख करके, अभिनेत्री ने गुस्सा कर ली। इनमें से कौन सा पुल्लिंग है, इच्छा मेरी मर गई है, मैं अपने देश की रक्षा नहीं कर पा रहा हूँ, है ना, रक्षा की जाती है, योग्यता, तुम्हारी कितनी योग्यता है भाई, क्या बहस कर रहे हो। और राष्ट्र का निर्माण होता है, ठीक है ना। इच्छा, रक्षा और योग्यता ये सब स्त्रीलिंग है, इच्छा, रक्षा, योग्यता, इच्छा, रक्षा, योग्यता स्त्रीलिंग। विधात्री, विधात्री का होता है विधाता, ये तो भी तो छोटा सा शब्द है, ये जानती हो, धात्री का दाता होता है, ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों का पुल्लिंग कौन सा, इनमें से कौन सा पुल्लिंग है, तो नृप यानी राजा, ये होता है पुल्लिंग शब्द है, ठीक है ना। और इसमें से वृष्टि, घाघरा और रात्रि ये सब स्त्रीलिंग है, वृष्टि, घाघरा, है ना, और रात्रि ये सब स्त्रीलिंग है। भवानी शब्द का पुल्लिंग कौन है, भवानी शब्द का पुल्लिंग होता है भव, भव का स्त्रीलिंग होता है भवानी। विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग है, इसमें से कौन सा पुल्लिंग है, तो इसमें से पड़ोस जो है वो पुल्लिंग शब्द का शब्द है, ठीक है ना। और ये सब जो हैं, ये जो दिख रहे हैं जैसे छात्रा, विदुषी, शिष्य, ये सब के सब स्त्रीलिंग है, और छात्र, विद्वान, शिष्य ये सब पुल्लिंग होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में प्रयुक्त होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में चित्रकार, ये ना दोनों में प्रयोग कर सकते हो, चित्रकार है चाहे लड़की हो या लड़का, दोनों हो सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं। चील तो स्त्रीलिंग है ही, खरगोश जो होता है वो पुल्लिंग होता है, विद्वान भी पुल्लिंग होता है, लेकिन हमेशा जो दोनों में यूज होता है वो ये नहीं होता, ठीक है ना। कौन विकल्प में पुल्लिंग शब्द है, कौन सा इसमें पुल्लिंग शब्द है, तो कुर्सी ये तो स्त्रीलिंग है, राशि स्त्रीलिंग है, चील तो जानते ही हो, पक्षी ये जो है ना पुल्लिंग शब्द है, पक्षी पुल्लिंग शब्द है, याद रखना इस बात का, ठीक है। लगता है कि पक्षी उड़ी नहीं, पक्षी उड़ गया ऐसा होता है, पक्षी उड़ रहा है ये होता है। निम्न विकल्प में पुल्लिंग शब्द कौन सा, इसमें से पुल्लिंग कौन सा है, धरती है, कुटुंब है, सेना है या मणि है, तो इसमें से जो कुटुंब है ना, जो कुटुंब है इसका ये पुल्लिंग शब्द है। और तीनों के तीनों, जैसे धरती माता होती है, मणि मैंने ली है, सेना जा रही है लड़ाई करने, पूरी सेना मेरी झुकी हुई है लड़ाई करने के लिए। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का पहचान करो, सम्राट का साम्राज्ञी, ठीक है, राज का रानी, ठीक है, ये तो नहीं है ना, ये तो उल्टा लग रहा है, ठकुराइन, ठाकुर नहीं, ठाकुर होता है, कवि का कवित्री होता है, ये कवि क्या होता है, कवि नहीं, सम्राट का साम्राज्ञी, यही सही है, ठीक है ना। इस कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होता है, देखो इस वाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित से बिल्ली का पुल्लिंग कौन है, बिल्ली का पुल्लिंग होता है बिलाव, है ना, बिल्ली का बिलाव होता है, देखो दो बार पूछा है, 2017 में पूछा है, याद रखना। निम्नलिखित में से शरीर के अंग के आधार पर दिए गए पुल्लिंग के और स्त्रीलिंग शब्दों का सही जोड़ा बताओ। सही जोड़ा इसमें से कौन है, हाथ पैर है, बाहजांग है, उंगली एड़ी है, या कलाई और तलवा है, कलाई और तलवा दोनों पुल्लिंग में आते हैं, ठीक है ना, और बाकी जो सभी लोग हैं इधर उधर है, ठीक है। कलाई जो होती है देखो ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ये संबंध है बढ़िया से, बाह और जांग मुझे तो नहीं लग रहा है ये, ठीक है। इसको आप इसका कमेंट करके बताओ, देखता हूँ आप आंसर यहाँ तक पहुँच चुके हो कि नहीं। उंगली में और एड़ी में कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है, हाथ और पैर में क्या दोनों पुल्लिंग है या दोनों स्त्रीलिंग है, बाह या जांग में कौन स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग है, चलो आंसर करके बताओ आप लोग, कमेंट आपका देखूंगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, ठीक है, ओके। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो इसमें से कर्ता जो होता है वो पुल्लिंग शब्द, मूर्खा ये क्या होता है, विदुषी ये तो स्त्रीलिंग है, याचिका ये दोनों है। मूर्खा शब्द का बताओ, मूर्खा मतलब क्या होता है, मूर्ख का मूर्खा होता है क्या, मूर्खा इसको कुछ अलग शब्द है। एकाकिनी शब्द का लिंग बदले, एकाकिनी का होता है एकाकी, ठीक है ना, एकाकिनी का एकाकी। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा, इसमें से पुल्लिंग जो होता है वो शशि होगा, ठीक है ना, और बाकी सब जैसे कि विधि हो गया ये स्त्रीलिंग है, राशि हो गया, जाति ये भी स्त्रीलिंग है। यहाँ पे लिंग से जो अनुपयुक्त है मतलब सही से नहीं मैच कर रहा है, तो भगवन भगवती, कर्ता कर्ती, सम्राट सम्राज्ञी, विद्वान विदुषी, तो ये तो सही है, ये भी सही है, कर्ता का कर्त्री ये भी सही है, लेकिन भगवान का नहीं, भगवान का भगवती होता है, ठीक है ना। कौन ऐसे शब्द है जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में होता है, तो आप जानते हो ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में इनका यूज होता है, ठीक है ना, ठीक।
दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा पुलिंग है, इसमें से कौन सा पुलिंग है, इसमें से पुलिंग कौन सा है, तो जीरा जो है वो पुलिंग है, सुबह हो रही है, मिर्ची लग रही है, दृष्टि कमजोर हो गई है। और पुलिंग शब्द का पहचान कीजिए, इसमें से जो कपड़ा होता है ना, कपड़ा फट गया है मेरा, लेकिन मेरे भुजा फड़फड़ा रही है, नहीं जो भुजा में दर्द हो रही है, चिड़िया उड़ रही है ना। पक्षी, याद रखना जो पक्षी होता है वो पुलिंग होता है, लेकिन चिड़िया जो होती है वो स्त्रीलिंग होती है, भूल मत जाना इसको। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रयुक्त वाक्य में दिन किसका है, तो दिन जो होता है ना पुलिंग दिन होता है ना। 7 दिन होते हैं, होती नहीं है, 7 दिन होते हैं। विकल्पों में पुलिंग शब्द का पहचान करो, पुलिंग इसमें से कौन है, तो ये तो आ गया था, ओजस्वी और तेजस्वी दोनों होते हैं, ठीक है ना, बिहार के जो, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। शीशम, शीशम इस शब्द का लिंग क्या है, शीशम, शीशम का कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, कारक है, सहायक क्रिया है। तो आप जानते हो लिंग पूछा है तो कारक और सहायक क्रिया तो इसमें आ ही नहीं सकता, तो शीशम क्या है, एक पुल्लिंग है, शीशम शब्द पुल्लिंग है, याद रखना, ठीक है ओके। और याद रखना ये भी कि लीची, नाशपाती, नारंगी ये सब अपवाद है, बाकी सब के सब पुल्लिंग है और ये सब स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। दांत इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है, दांत, दांत जो है ना वो दांत एक पुल्लिंग शब्द है, याद रखना, दांत कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, ठीक, दांत एक पुल्लिंग शब्द है, लेकिन स्त्रीलिंग लिंग कौन सा है, नाक हो गया, आँख हो गया, जीभ हो गई, कोहनी, कलाई, खाल, बाल, बाह, हड्डी, नस, ये सब स्त्रीलिंग है, याद रखना। नाक, आँख, जीभ, कोहनी, कलाई, खाल, बाह, हड्डी, नस, ये सब के सब स्त्रीलिंग है, बाकी सब पुल्लिंग है। आ ही रहे हैं, खत्म हो गया, चलिए कल करेंगे स्त्रीलिंग, ठीक है ना। 40 क्वेश्चन करा दिया, कितने मिनट में, ओ माय गॉड 40 क्वेश्चन मैंने 15 मिनट के अंदर ही करा दिया, वाह ये तो गजब बात है, 15 मिनट के अंदर ही करा दिया। और मैं इसको 1.5x पे कर दूंगा तो आप और भी जल्दी कर सकते हो, ठीक है। चलो पॉलिटी देख लो, अब इतना जल्दी क्लास किसी को नहीं मिलेगा, इतना बता दे रहा हूँ मैं, बहुत फास्ट कराता हूँ ताकि आपको रिवीजन हो जाए। देख लो क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं, है ना, कोशिश करता हूँ उसी में समझाने की भी। तो क्या समझ में आता है कि नहीं, मुझे कमेंट करके अभी बताओ कि भैया समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो डिटेल में करूँगा और लेट धीरे और करूँगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 40 क्वेश्चन जो आते हैं ना उसमें से अकेले ये 16 से 20 क्वेश्चन आता है, याद रखना 16 से 20 क्वेश्चन पॉलिटी आती है। इसमें अगर तुम चूक गए तो यूपीएसआई से छूट गए, साथ हाथ छोड़ देगा यूपीएसआई, इसलिए इसको जरूर करना है भाई, कुछ भी करो ना करो इसको जरूर कर लेना है। इसलिए मैं केवल 2 ही सब्जेक्ट को लिया भी हूँ कि इन दोनों को कराऊँ, और देखता हूँ मूल विधि की जब ये पॉलिटी खत्म होती है तो मूल विधि के भी क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिया करूँगा। अभी तो थोड़ा प्रॉब्लम है बट मूल विधि के क्वेश्चन करूँगा, ट्राई करूँगा कि इसको जोड़ दूँ, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 210 से, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो अनुसूचित जाति आयोग और उनके सदस्यों की नियुक्ति करता है प्रेसिडेंट, ठीक है ना, याद रखना। भारत का राष्ट्रपति जो होता है वही करता है। भारत का राष्ट्रपति, इसके डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है, एक एक चीज़ को ध्यान से सुन लेना, इसको थोड़ा सा स्लो करके पढ़ना। राष्ट्रपति राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है, कैसा निकाय है, एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए काम करता है। अनुसूचित जाति समुदाय को भेदभाव और शोषण से बचाने के साथ साथ अनुसूचित जाति समुदाय के उत्थान के लिए भी सुविधाएं प्रदान करता है, और भारत के अनुच्छेद 338 इस आयोग से संबंधित है। संवैधानिक निकाय किसे कहते हैं, जिनका संविधान में वर्णन है, जिनकी धाराएं बनी है, अनुच्छेद बने हुए हैं। तो 338 में क्या है, SC ST है, ठीक है ना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग संविधान के अंतर्गत SC के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपयोगों में है ना, ठीक है। और क्या क्या करता है ये, SC के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों के विषय में सभी मुद्दों की निगरानी और जांच करना तथा SC के अधिकारों की सुरक्षा उपायों में वंचित करने से संबंधित शिकायतों में पूछताछ करना आदि शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर्थिक मामलों पर केंद्रीय मंडलीय समिति का अध्यक्ष कौन होता है, जो आर्थिक क्षेत्र में सरकारी गतिविधियों का निर्देशन और समन्वय करता है। जो आर्थिक मामले होते हैं, आर्थिक मामलों में कौन जो होता है, जो मंत्रिमंडल समिति का अध्यक्ष होता है। इसमें जो मंत्रिमंडल समिति का अध्यक्ष जो होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर, भारत का मुख्य जो प्रधानमंत्री होता है वही होता है। आइए आंसर देख लेते हैं। हाँ, आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, जो कि आर्थिक क्षेत्र में सरकारी गतिविधियों का निर्देशन और समन्वय करता है। CCEA समय समय पर आर्थिक स्थितियों की समीक्षा करती है और मूल्य निर्धारण जैसे कि FDI, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि पर महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। तो कुल मिलाजुला के कौन होता है जो आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति का अध्यक्ष होता है, तो वो भारत का प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नवनिर्वाचित लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए स्पीकर प्रोटेम कुछ दिनों के लिए स्पीकर की नियुक्ति करता है। तो कौन होता है जो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है, तो वो करता है भारत का राष्ट्रपति, ठीक है ना।
प्रोटेम स्पीकर सदन का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति नहीं होने पर सदन की कार्यवाही संचालित करता है। राष्ट्रपति अल्पकाल के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। इसका मुख्य कार्य नए सदस्यों को शपथ दिलाना और लोकसभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करना। ठीक बात है। भारतीय संविधान के संदर्भ में भारत के न्यायवादी की पदावधि क्या है? भाई इसकी तो पदावधि फिक्स ही नहीं है ना, ये किसके ऊपर रहते हैं? ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे रहते हैं। ठीक है ना, देख लेते हैं। भारत का न्यायवादी भारतीय सरकार द्वारा मुख्य कानूनी सलाहकार और भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। कौन नियुक्ति करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। जो व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है तथा महान्यायवादी के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। जो भी उच्चतम न्यायालय में ना न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है वो सभी लोग हो सकते हैं, क्या बन सकते हैं? महान्यायवादी। ठीक बात है। अनुच्छेद 88 जो है उसके अनुसार संसद की कार्यवाही में भाग भी ले सकता है। ठीक है ना, बट हाँ याद रखना है वोटिंग नहीं कर सकता। ये भी याद क्वेश्चन पूछा था, वोटिंग नहीं कर सकता, भाग ले सकता है। 1921 में केंद्रीय बजट में रेल बजट को अलग करने के लिए किस समिति ने प्रस्ताव रखा? जो केंद्रीय बजट होता है उससे रेल बजट को अलग करना, इसमें से कौन सी समिति की थी? एथवर्ड समिति, विवेक देवराय समिति, सचिन तेंदुलकर समिति या MP गांगुली समिति? ये देखो 1921 की बात है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए है। वर्ष 1920 में विलियम एकवर्थ के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया। एकवर्थ समिति ने अपनी सिफारिशों में रेल बजट को आम बजट से अलग करने का सुझाव दिया। सन 1924 ईस्वी में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया और 21 सितंबर 2016 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सामान्य बजट के साथ रेल बजट को भी मिला दिया गया। उतना दिन से चला आ रहा था नहीं, लेकिन जब 2016 आया उस समय इसको रेल बजट को मिला दिया गया। किसके साथ? सामान्य बजट के साथ। चलिए बताइए, कोरम पूरा करने के लिए राज्यसभा में कितने सदस्य पीठासीन अधिकारी सहित मौजूद होने चाहिए? तो इसमें होने चाहिए 25 सदस्य। 25 सदस्य कोरम को पूरा, मतलब राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए जरूर होना चाहिए। ठीक है ना, कोई भी कार्य होता है तो। अनुच्छेद 100 के अंतर्गत संसद के किसी भी सदन में बैठक का गठन करने के लिए गणपूर्ति के कुल सदस्यों की संख्या का 10वां हिस्सा होना चाहिए। यदि सदन की बैठक के दौरान किसी भी समय गणपूर्ति नहीं होती है तो सभापति या तो उस कार्य में करने वाले व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह सदन को स्थगित कर दे या बैठक को गणपूर्ति होने तक स्थगित कर दे। मतलब ऐसा नहीं कि 25 लोग भी नहीं हैं और आकर के बैठक कर रहे हो, पूरा उतना दिन का कार्यवाही बिना मतलब का कर रहे हो, नहीं तो उस पर कोई निर्णय नहीं निकलेगा। इसीलिए अगर अनुच्छेद 100 में लिखा गया है कि कम से कम आपको 25 से ऊपर अगर रहेंगे तभी राज्यसभा मतलब चल सकती है, बैठक हो सकती है। ऐसा नहीं कि 5 लोग आ गए 10 लोग आ गए तो, है ना। तो ये राज्यसभा के लिए 25 और लोकसभा के लिए 50, याद रखना। भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? जो भारत की संसद और विश्व की विभिन्न सांसदों के बीच एक कड़ी है, वो कौन होता है? वो होता है लोकसभा स्पीकर। ठीक है ना, संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा स्पीकर। बस सिंपल इतना समझना है, बाकी आगे का नहीं समझना है। ठीक है ना। भारतीय संविधान समूह का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है, जो भारत की संसद और विश्व की विभिन्न संसदों के बीच एक कड़ी है। भारतीय संसदीय समूह की स्थापना 1949 में हुई थी और 16 अगस्त 1948 को ये पारित करके एक प्रस्ताव में इसको स्वीकृति दी गई थी। ठीक है ना। चलिए, क्षेत्रीय परिषद का सर्वमान्य अध्यक्ष कौन होते हैं? क्षेत्रीय परिषद का सर्वमान्य अध्यक्ष होते हैं गृह मंत्री जी, है ना। गृह मंत्री को चेयरमैन ऑफ द जोनल काउंसिल कहा जाता है। ठीक है, ये कब बनाया गया था? तो याद रखना, ये होता उन राज्य का पुनर्गठन अधिनियम जब आया था ना 1956 में, उसी समय का ये क्षेत्रीय परिषद एक वैधानिक निकाय बना हुआ है। ठीक है ना। और आगे का कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ लेना इसको रोक करके। भारत के महान्यायवादी के पारिश्रमिक का निर्धारण करने का आधार किसके पास होता है? जो महान्यायवादी होता है उसका जो पेमेंट होता है, पेमेंट वाला सिस्टम, वो किसके ऊपर होता है ना, पारिश्रमिक का? तो ये होता है प्रेसिडेंट, भारत का राष्ट्रपति के ऊपर। ठीक है, क्योंकि उसी के प्रसाद पर्यंत पे रहता है। तो अनुच्छेद 76 में ये लिखा गया कि भारत का महान्यायवादी का उल्लेख किया गया और महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होगा और महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों को सुनवाई करने का अधिकार है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद का ग्रहण करता है। भारतीय एकता परिषद किस वर्ष में बुलाई गई? 47 में, 86 में, 62 में, 71 में। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 में हुई थी, जिस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष बने हुए थे। ठीक है ना। और इसकी पहली जो आधिकारिक बैठक हुई थी वो 1962 में हुई थी और इसका हमेशा जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, इतनी बस बात याद रख लेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए महाधिवक्ता का प्रावधान किया गया है? राज्यों के लिए भी महाधिवक्ता होना चाहिए, यह आर्टिकल 165 में। ठीक है, राज्यों के लिए महाधिवक्ता, और उसमें क्या था 76 में आपने देखा ही, और ये था 165 में
जो राज्यों के लिए हो महाधिवक्ता का प्रावधान, ठीक है। और एक बात और याद रखना है, ये किसके पद पे होते हैं, ये राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है। और सबसे जो हेड ऑफ विधि अधिकारी होता है उसको महाधिवक्ता ही कहते हैं। और ये भी राज्यपाल के प्रसाद पे होता है, वो राज्यपाल इसको कभी भी हटा सकता है और वही बन सकता है जो उच्च न्यायालय की क्षमता रखता है, उच्च न्यायालय का मतलब न्यायाधीश बनने की क्षमता रखता है, वही हो सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन से शामिल होते हैं। तो राष्ट्रपति का जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको सीधे हम सोचेंगे, आंसर के साथ देख लो आप। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों से निर्वाचित तथा मनोनीत सभी सदस्य शामिल होते हैं। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। और भी पॉइंट का है, संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। जो उपराष्ट्रपति को कहाँ से लिया गया है, संविधान के अमेरिका संविधान में से लिया गया है। और उपराष्ट्रपति में निर्वाचन में कौन कौन भाग ले सकते हैं, इसमें से भाग ले सकते हैं दोनों सदनों के, चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत, दोनों के दोनों आप इसमें अनुच्छेद 63 के तौर पर ले सकते हैं। इसी में होता है चुनाव, ठीक है ना। और एक बात रखना, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान देने का अधिकार भी नहीं, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार है। राज्यसभा में ना मतलब ये वोटिंग नहीं करता, बट क्योंकि ये हेड ऑफ स्टेट होता है, हेड ऑफ राज्यसभा होता है, तो उस समय ये दे सकता है जब निर्णायक मत दे रहा, ठीक है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है ना। ये आर्टिकल 64 से लेकर अनुच्छेद 64 एवं अनुच्छेद 89 में भी दिया हुआ है। भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी देख लो, मैं ये भी साफ साफ बोल दिया, अटॉर्नी जनरल कहाँ गया, यही आपको मैंने अभी बताया भी है। और आंसर भी आप देख लो, ये कब कहाँ से आता है, आर्टिकल इसका 76 से 78 के बीच में है, ठीक है ना। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। योग्यता क्या है कि उच्चतम न्यायालय तक के न्यायाधीश बनने की क्षमता हो। भारत के प्रधानमंत्री को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो भारत के प्रधानमंत्री को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है ना। ये कौन सा आर्टिकल है इनका, प्रधानमंत्री जी का, तो इनका आर्टिकल है अनुच्छेद 75 के अनुसार, ठीक है ना। और ये कार्यपालिका का प्रमुख होता है और संसद के प्रति जवाबदेही भी इसकी होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से इस भारत की संसदीय प्रणाली के सरकार के वास्तविक कार्यकारी और प्रमुख के रूप में माना जाता है। ये तो जानते ही हो, कौन सा वास्तविक कार्यकारी और प्रमुख होता है, ये तो हमेशा से रहा है भाई, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी हैं इस समय। और आगे का आप इसको लेकर के पढ़ सकते हो, ठीक है ना। मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, जो टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये देख लो, निम्नलिखित में से समितियों में से किसके निर्वाचित सदस्य लोकसभा में होते हैं। किसके निर्वाचित जो सदस्य होते हैं, जो लोकसभा में होते हैं समितियों के निर्वाचित सदस्य, तो ये होती हैं जो प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट कमिटीज़ होती हैं उनके। एस्टीमेट कमेटी का गठन जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में किया गया था। मूलतः इसमें 25 सदस्य थे, लेकिन 1956 में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई, ठीक है ना। और इसके सभी सदस्य लोकसभा से के सदस्य होते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कोई भी बन सकता है, लोकसभा के सदस्य होना ही चाहिए। 17वें आम चुनाव 2019 में लोकसभा में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई, तो याद रखना ये पूछ रहा है, तो इसका मतलब जो इस समय का चला होगा, 19 में अगर 17 था तो 18वां किस में रहा होगा, 9 5 14 24 में रहा होगा। तो याद रखना ये पूछ सकता है ना, कि कितनी महिलाएं जीती थी 18वें आम चुनाव में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक मैंने करा दी 13 मिनट की क्लास, कल करते हैं, ठीक है ना। 227 क्वेश्चन नंबर 227 से है। और यार आपको वीडियो कैसी लगी, एक बार वीडियो में नीचे जरूर कमेंट कर दो। अगर आपको समझ में आ रहा है ना, तो प्लीज़ एक बार कमेंट कर देना। और जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, मैं कैसे समझा सकता हूँ उसको भी बता दो। मैं जरूर ट्राई करूँगा कि अगले दिन अच्छे से समझ में आए। मैं पढ़ रहा हूँ जिससे मेरे को भी वो हो जा रहा है एक बार, और आपके नज़र से भी गुजर जा रहा है, ठीक है। आंसर देख के ही करो, लेकिन करो एक बार, करना जरूरी है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, और ऐसे ही प्यार मोहब्बत बनाए रखिए, और भारत माता की एक बार जयकारा लगा देंगे। जय हिंद, और चलिए थैंक यू, ठीक है ना। एक बार वीडियो को लाइक कर देना जरूर। थैंक यू सो मच।